हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम यूनिट 4 क्लास 11 बिजनेस स्टडी हमारा सब्जेक्ट, और इसके हम इंश्योरेंस के टॉपिक पे थे। लास्ट वीडियो में हमने इंश्योरेंस का मीनिंग, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, इंश्योरेंस के फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज इस वीडियो के थ्रू हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो चार प्रकार की इंश्योरेंस हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि सारा मैटर हमारा एनसीईआरटी का है, वो ही हमारा पेपर का बेस होती है। तो उस बेस पर ही मैं अपना सारा कंटेंट, उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम जो है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखें तो सबसे पहले जो हमारा इंश्योरेंस होता है, इन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में जाएं तो लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा हम मेरीन इंश्योरेंस पढ़ेंगे, तीसरा हम फायर इंश्योरेंस पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इंश्योरेंस, उनको भी एक बार ज़रूर देखेंगे। मेन हमारे अभी दो ही हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। मतलब दो की जगह तीन कह लीजिए, तीन ये बेसिक हैं हमारे, जिनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा लिमिटेड अध्ययन करेंगे जो अदर इंश्योरेंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आता है, आपको समझ में आ ही चुका है कि जीवन का बीमा कराया जा रहा है। तो यहाँ आप ये बात ज़रूर याद रखना कि जीवन के बीमे में सिर्फ हम फाइनेंशियल जो लॉस है, या जो एक व्यक्ति के अगर हानि होती है तो उसके परिवार को हम जो है फाइनेंशियली जो हेल्प कर सकते हैं, कि जो उसकी रोजी रोटी का साधन कुछ दिनों के लिए जो चला गया है, उसका इंतज़ाम हम कर पाते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से। बाकी किसी जीवन को हम दोबारा से पूर्ति उसकी नहीं कर पाते। इसी वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्षति की पूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा पर एप्लीकेबल नहीं होता। मीनिंग देखिए, अब लाइफ इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी, इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन प्रीमियम, कुछ प्रीमियम उनको मिलता है, आइदर इन ए लमसम, एक बार मिल जाए, या अदर पीरियोडिकल पेमेंट, किस्तों में मिलता रहे, एग्री टू पे द एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब जिसका बीमा हुआ है, और टू द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन, या तो जिसने बीमा कराया है उसको दिया जाएगा, या जिस व्यक्ति के लिए उसने बीमा कराया है उसको दिया जाएगा। द एश्योर्ड सम ऑफ मनी, पहले से निश्चित जो पूर्व निर्धारित पैसा है वो, मतलब कि पॉलिसी कितने की है, अब वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो जो सम ऑफ मनी है वो, ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट कॉन्टीजेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ, या तो इंसान के जीवन पर आपदा आ गई है, या जीवन जो है वो चला गया है, और एक एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। ये लाइन आपको पिछली बारी में नहीं मिली थी जब हमने इंश्योरेंस का मीनिंग करा था। यहाँ एक ये लाइन ऐड हो जाती है इसमें, क्योंकि जीवन बीमा एक ऐसा बीमा होता है जिसके अंदर आपके जीवन को तो सुरक्षित का मतलब है जीवन का तो बीमा होता ही होता है फाइनेंशियली। साथ ही साथ अगर आप पूरा समय, जिस पीरियड के लिए आपने उस जीवन बीमा को लिया है, उसको पूरा कर लेते हैं, जब भी आपको कुछ ना कुछ एक निश्चित अमाउंट पे किया जाता है। तो इसको कई लोग एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क भी कवर हो रहा है, साथ में आपको रिटर्न में भी कुछ मिल रहा है, जो नॉर्मली इंश्योरेंस जो बाकी पढ़ेंगे आप उसमें नहीं मिलता, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही ऐसा होता है। द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू इंश्योर द लाइफ ऑफ ए पर्सन, तो जीवन का बीमा किया जा रहा है, इन एक्सचेंज, उसके बदले में, फॉर ए सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम, वो उसके बदले में हमसे क्या लेता है, प्रीमियम लेता है इंश्योरेंस कंपनी। द प्रीमियम में बी पेड इन लमसम, एक बार दिया जा सकता है, या पीरियोडिकली दिया जा सकता है। पीरियड का मतलब वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और ईयरली भी हो सकता है। कंपनी क्या करती है, मतलब कि इंश्योरर क्या करता है, अगर मैं ये कहूँ कि
प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन, या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो जो उसके कानूनी हकदार हैं उनको दिया जाएगा, या नॉमिनी कहते हैं हम उनको नॉर्मल भाषा में, तो और या एक सर्टेन एज अटेन हो जाए, मतलब कि एक सर्टेन पीरियड एक्सपायर्ड हो जाए। मान लिया आपने 15 साल के लिए पॉलिसी ली है और ये 15 ईयर्स जो हैं आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी एक निश्चित सम ऑफ मनी जरूर पे करेगी, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही ऐसा कुछ मिलता है। आगे चलते हैं, फिर लाइफ इंश्योरेंस को और पढ़ते हैं। तो 3 चीज़ें हम एक तरीके से इसमें मेनली देखेंगे जिनके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन है। पहला है अश्योर्ड, ये वो पर्सन है जिसकी लाइफ जो है इंश्योर की गई है, उसको हम अश्योर्ड कहते हैं या बीमाकृत कहते हैं, जिसका बीमा किया गया है। दूसरा इंश्योरर होता है, ये आप जानते ही हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया है, ठीक है, तो वो इंश्योरर है। और प्रीमियम वो अमाउंट है, वो कंसीडरेशन है जो ऊपर एश्योर्ड ने, मतलब कि जिसने बीमा कराया है वो पे करता है। किसको पे करता है? इंश्योरर को, ठीक है। तो ये वो कंसीडरेशन है जो पे की जाती है एश्योर्ड द्वारा या बीमा करने वाले द्वारा, बीमित व्यक्ति द्वारा, ऐसे भी कह सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट द प्री मैच्योर डेथ, जब यह समय से पहले अगर डेथ हो जाती है तो उस समय वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है फैमिली को। और गिव एडिक्वेट अमाउंट एट ओल्ड एज व्हेन अर्निंग कैपेसिटी आर रिड्यूस, और अगर आपकी मृत्यु नहीं होती और आप उस समय को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं जिस समय में आपका इंश्योरेंस हुआ है, तो आप उस समय ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, तो जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उस वजह से भी वो आपको फाइनेंशियली वहाँ पर सपोर्ट करता है लाइफ इंश्योरेंस जो है पॉलिसी। तो लोग दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और ज़्यादातर सभी ने ले रखी होती है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार क्या होते हैं, मतलब कितने प्रकार से आप ये पॉलिसीज ले सकते हैं। तो पहली है होल लाइफ पॉलिसी, आजीवन पॉलिसी। तो जब तक आपका जीवन है जब तक के लिए पॉलिसी हो गई है, तो इस ऐसी पॉलिसीज के अंदर जो अमाउंट हम पे करते हैं टू द इंश्योर्ड का मतलब जिसने बीमा कराया है, विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। तो जिस व्यक्ति का बीमा हुआ है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक जो भी उनके नॉमिनी हैं उनको पेमेंट नहीं की जाती, ठीक है। उत्तराधिकारी अगर हम बात करें तो जो भी उत्तराधिकारी हैं उन्हीं को पेमेंट मिलती है, जिसने बीमा कराया है उसको नहीं मिलती। डेथ होने के बाद ही, क्योंकि आजीवन है, जीवन के पूरे की गारंटी ली हुई है, इसलिए जो भी पैसा दिया जाएगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड, जिसने बीमा कराया उसकी मृत्यु के बाद। द सम देन बिकम पेबल ओनली टू द बेनिफिशियरीज और हियर ऑफ डिजीज्ड। तो जो उत्तराधिकारी हैं मृतक के या लाभार्थी के, उसी को वो पे किया जाता है। कभी भी जो बीमा कराने वाला व्यक्ति है वो उस पैसे को नहीं लेता। प्रीमियम फिक्स हो सकता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो 20 ईयर 30 ईयर और कभी कभी होल लाइफ के लिए भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है। फिर दूसरा बीमा आता है जिसको हम एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। तो अगर इसकी बात करें तो जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसको हम इंश्योरर के नाम से जानती हैं, वो अंडरटेक करती है कि एक स्पेसिफाइड सम when the insured attain a particular age or on his death whichever is earlier। तो यहाँ एक निश्चित समय के लिए आपका इंश्योरेंस हुआ है। अगर आपने पॉलिसी 15 साल के लिए लिए है तो वो 15 साल हो सकता है, अगर पॉलिसी 20 साल के लिए लिए है तो 20 साल के लिए हो सकता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने साल के लिए बीमा लिया है।
या तो आप वो साल पूरे करेंगे जब पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी, और या आपकी या उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी जब पैसा दिया जाएगा। दो ही कंडीशंस में कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी वापस देने की बात करती है। पिछले वाले में आजीवन था, यहाँ पर एक सर्टेन पीरियड निश्चित हो गया। द सम इज पेबल टू लीगल हियर और नॉमिनी नेम्ड देयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एश्योर्ड। तो जब अगर इन केस डेथ हो जाती है तो पैसा किसको दिया जाएगा? जो भी उनका कानूनी उत्तराधिकारी होता है या नामांकित व्यक्ति, उसको ही वो राशि पे की जाती है। अदरवाइज सम विल बी पेड टू द एश्योर्ड, अगर वो जीवित है तो उसी को मिलेगा जो भी पीरियड है उसके पूरा होने के बाद। तो ये कहलाती है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। थर्ड पर चलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये ज़्यादातर या तो किसी फैमिली में ली जाती है, हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलकर लेते हैं, नाम से पता चल रहा है आपको जॉइंट है, या ये दो बिजनेस होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने एम्प्लॉई या पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर अपने लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेते हैं, तो उनको कहा जाता है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। द पॉलिसी इज टेकन बाय 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए ली जाती है। ठीक है। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली, मिलकर प्रीमियम पे करते हैं, या किसी एक के द्वारा भी दिया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है या लमसम भी हो सकता है। पेमेंट करने का कोई इतनी दिक्कत नहीं है, जो भी प्रीमियम बनता है उसको हमको पे करना पड़ता है। सम एश्योर्ड, जो भी एश्योर्ड सम है, और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति, जिन जिन लोगों का बीमा हुआ है, अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर जो बचे हुए बाकी लोग हैं उनको वो पैसा वापस कर दिया जाता है, जो भी सम एश्योर्ड था उस बीमा के अंतर्गत, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर आती है एन्युटी पॉलिसी, जिसको हम वार्षिक वृत्ति पॉलिसी कहते हैं। तो ऐसी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें जो एश्योर्ड सम है या पॉलिसी की जो मनी है वो पेबल की जाती है आफ्टर द एश्योर्ड, मतलब कि जिसका बीमा हुआ है, अटेन ए सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब जैसे कहें कि ज़्यादातर जितनी इसमें रिटायरमेंट वाली पॉलिसी आती है, अब रिटायरमेंट वाली पॉलिसी में क्या होता है कि जैसे ही आप 60 ईयर की एज अटेन करते हैं, आपको जैसा आप चाहते हो मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, जिस भी बेस पे आपको एक पेंशन दे दी जाती है। ठीक है, वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5000। तो ये एक एज के बाद दी जाती है, और अगर उससे पहले आपकी मृत्यु होती है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो जो पॉलिसी का वो रूल है डेथ वाला, वो रहेगा हर जगह। बट यहाँ आप एक सर्टेन एज अटेन करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। पिछली जो पॉलिसी थी ये वाली, इसके अंदर एक पीरियड फिक्स था, 15 ईयर, 10 ईयर। तो अगर कोई 20 साल का है, उसने 20 ईयर्स का कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसने 15 साल का बीमा लिया है तो उसका तो 35 पे मैच्योर हो जाएगा, तो वो 35 पे ले लेगा एंडोमेंट में। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ एन्युटी पॉलिसी में, तो अगर कोई व्यक्ति आज भी 20 साल का है तो जब तक वो 60 ईयर की एज में अटेन नहीं करेगा उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पॉलिसी 40 साल के लिए चलती है। ठीक है, वहाँ एक फिक्स टाइम है, उतने ही चलेगा। वहाँ पॉलिसी का टाइम फिक्स था, यहाँ एक एज फिक्स है, उसके बाद आपको पे किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। वहाँ एक साथ पे किया जा रहा था, यहाँ पर आपको वो एक इंस्टॉलमेंट के रूप में पे किया जाता है। वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या सिंगल प्रीमियम पर भी ऐसी पॉलिसी मिलती हैं मार्केट में। दिस इज यूजफुल फॉर दोज हु प्रेफर ए रेगुलर इनकम आफ्टर ए सर्टेन एज। तो उन व्यक्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक एज के बाद अपनी रेगुलर इनकम चाहते हैं। तो इसको कहा जाता है एन्युटी पॉलिसी। फिर आती है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। नाम से ही पता चल रहा है कि
बच्चों के लिए है और एक पीरियड फिक्स के लिए दी जाती है। ऐसी पॉलिसी को हम चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी कहते हैं। द पॉलिसी इज टेकन बाय ए पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। इस वजह से इसको कराया जाता है। एग्रीमेंट बताता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी पेड बाय द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन द चिल्ड्रन अटेन ए पर्टिकुलर एज, जब बच्चा एक पूर्व निर्धारित एज को प्राप्त कर लेता है। द प्रीमियम इज पेड बाय पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रीमियम कौन पे करता है? जिस व्यक्ति ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी की पेमेंट उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, और पॉलिसी चलती रहती है। पॉलिसी की जो डेथ वाले बेनिफिट हैं वो उसी दिन मिल जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल पॉलिसी के फीचर्स थे, इंस्टॉलमेंट बंद होने के बावजूद भी वो आगे भविष्य में मिलते रहेंगे। इसी को कहा जाता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। अब दूसरे बीमा पे आते हैं। ये तो लाइफ इंश्योरेंस था। अब हम फायर इंश्योरेंस पे चलते हैं, अग्नि बीमा पर। ठीक है, अब अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो उस पर वो सारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं जो हमने प्रिंसिपल पीछे पढ़े थे। किसको छोड़कर? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी पर। बाकी सारे प्रिंसिपल एज इट इज़ फॉलो होते हैं, सिर्फ ये फॉलो नहीं होता। आगे चले तो अग्नि बीमा। द इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर कंपनी in consideration of the premium paid undertake to make good any loss, जो भी लॉस हुआ है उसको चुकाने के लिए अंडरटेकिंग देती है। जो भी डैमेज आपको हुआ है उसकी जरूरत फायर की वजह से होना चाहिए। बस प्रॉक्सिमेट कॉज का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जिसको हमको ढंग से समझना है। अप टू द अमाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। पॉलिसी में जितना माल अमाउंट लिखा है और जो एक्चुअल लॉस है उसमें से जो भी कम होता है वो पे किया जाता है। द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये नॉर्मली सिर्फ 1 साल की मिलती है। अगर 1 साल बाद इसकी बात करें तो हमें इसको रिन्यू जरूर कराना पड़ेगा। तो समय समय पर इसका रिन्यूअल चलता रहता है। और यहाँ जो भी प्रीमियम मैं पे करता हूँ, मान लिया मैंने 5000 पे किया और पूरे साल में मुझे इसका यूज़ करने को ही नहीं मिला, तो ये 5000 रुपये जो है मेरे लैप्स हो जाते हैं, मतलब कि ये मुझे वापस नहीं मिलते। लाइफ इंश्योरेंस में आपको कुछ ना कुछ वापस मिलता है, यहाँ वापस मिलने का कोई चांसेस नहीं होता। द प्रीमियम में बी पेड आइदर इन लमसम और सम और इंस्टॉलमेंट। आप उसको किस्तों में भी चुका सकते हैं। आगे, ए क्लेम फॉर द लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द 2 फॉलोइंग कंडीशन। 2 फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई किसी भी फायर इंश्योरेंस के द्वारा होना चाहिए। पहला ये है कि वो एक्चुअली लॉस हो, वहाँ कुछ भी ऐसा ना हो जो ना बचाया जा सकता हो, ना जो है सेव किया जा सकता हो, ऐसा कोई काम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो रियल लॉस है वो ही हमें बताना चाहिए। और दूसरा है कि वो एक एक्सीडेंटल हो, मतलब कि आकस्मिक हो, आपने ज़बरदस्ती ना किया हो, जिसको हम गैर इरादतन या अनइंटेंशनल कहते हैं। तो ऐसे किसी काम के लिए भी हम बीमा जो है पे नहीं करते। द रिस्क कवर्ड बाय ए फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फायर और सम अदर कोज विच इज द प्रॉक्सिमेट कोज ऑफ द लॉस। तो निकटतम कारण का जो सिद्धांत है वो इस पर बहुत अच्छी तरह से एप्लीकेबल है। अगर फायर इंश्योरेंस है तो आपका जो आग लगने वाला बिंदु है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है प्रीमियम या जो कहीं कंपनसेशन पे किया जाता है। बाकी अगर किसी और केस में आपका लॉस हुआ है और जिसको आपने पॉलिसी में मेंशन नहीं कराया था, तो फिर आपको कंपनी कुछ भी पैसा नहीं देगी। तो ये था फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट पर चलते हैं मरीन इंश्योरेंस पर। समुद्री बीमा थोड़ा सा अलग है हमारे नॉर्मल बीमा से।
तो ये भी ऐसा है जिस पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनीफाई एप्लीकेबल होता है। और इंश्योरेंस इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट दे आर एग्री टू अगेंस्ट मैरीन लॉसेस, जो भी समुद्र में हमें खतरे हो सकते हैं उन सभी से अपने माल की सुरक्षा करना, अपनी जहाज की सुरक्षा करना। 3 प्रकार के आप देखोगे इसमें इंश्योरेंस होती है मैरीन इंश्योरेंस में। तो हम समुद्री खतरों से क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, वो एग्रीमेंट साइन किया जाता है। मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मरीन प्रिल्स एंड प्रिल्स ऑफ द सी। तो समुद्री खतरे और समुद्र के खतरों से नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना ही मरीन इंश्योरेंस का काम होता है। आया मरीन प्रिल्स आर कॉलिशन ऑफ शिप, क्या क्या हो सकते हैं वो बता रखे हैं कि कॉलिशन ऑफ शिप विद रॉक, शिप अटैक्ड बाय द एनिमीज, फायर, कैप्चर्ड बाय द पार्टी पायरेट्स, एक्शन टू द कैप्टन एंड क्रू ऑफ द शिप। तो ये सारे लॉसेस हैं जिनकी वजह से, वो खतरे हैं जिनकी वजह से हमें जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। द मरीन इंश्योरेंस इंश्योर शिप हल, कार्गो और फ्रेट, इन 3 चीज़ों का जो है क्या होता है, बीमा किया जाता है। पढ़ेंगे आगे क्या क्या है। द इंश्योरेंस इंश्योरर मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है कि गुड द लॉस, मतलब कि जो भी लॉस आपको हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। अब वो लॉस किस वजह से हुआ होगा, डैमेज ऑफ द शिप, कार्गो अराइजिंग आउट ऑफ द रिस्क, इंसिडेंटल्स टू सी वॉयज। ठीक है, तो समुद्री यात्रा में जो खतरे थे उससे बचने के लिए या तो बाहर निकाल लिया हो या हमें नुकसान हो चुका हो, उसके लिए बीमा कंपनी गारंटी देती है कि हम आपको उतना पैसा चुकाएंगे। फिर देखें मरीन इंश्योरेंस के बारे में कुछ और। मरीन इंश्योरेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिनका बीमा किया जाता है। सबसे पहले शिप और हल। तो शिप और हल इंश्योरेंस क्या होती है, सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजर्स एट द सी, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड और इंश्योर्ड फॉर लॉसेस और कॉज्ड बाय डैमेज टू द शिप। तो क्या होता है कि जिसका भी वो जहाज होता है उसका बीमा कराया जाता है, जितने भी खतरे हमें समुद्र में हैं उनसे। तो जहाज का खुद का भी बीमा कराया जाता है मरीन इंश्योरेंस में। दूसरा होता है जो जहाज कार्गो लेकर जा रहा है उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो द कार्गो वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क, बहुत सारे रिस्क हैं। दिस मे बी एट पोर्ट आई शिप रिस्क ऑफ थेफ्ट, गुड्स वॉयज, ये सारी चीज़ें हैं जिनका जो पोर्ट पर होती हैं वहाँ पर या इन तरीके के लॉस हमें हो सकते हैं। Thus, an insurance policy can be issued to cover against such risk to cargo। तो कार्गो का मतलब माल होता है हमारा, तो माल के खतरे को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कार्गो के लिए भी ले सकते हैं। और थर्ड जो आता है इसके अंदर वो आता है फ्रेट इंश्योरेंस। आप जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हो तो आपका किराया भी लगता है जिसको ठीक है, तो वो जो किराया होता है इस किराए का भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी होता है कि लोग इसका भी इंश्योरेंस कराते हैं। इफ़ कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू द डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस। फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर reimbursing the loss of freight
टू द शिपिंग कंपनी i.e. द इंश्योर्ड। ठीक है, तो अगर समय पर मेरा माल जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंच पाए तो फ्रेट के चार्जेस भी मैं पे नहीं करूंगी, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी जिसने इंश्योरेंस किया था। जो भी लॉस होगा वो फिर किसको सहना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को सहना पड़ेगा, अगर सही समय पर मेरा फ्रेट या मेरा माल जो है सही स्थान पर नहीं पहुंच पाया तो ये मरीन इंश्योरेंस था। अब इसको एक इन तीनों के बीच के डिफरेंस को, क्योंकि ये तीन ही हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों का एक डिफरेंस मैंने तैयार किया है, इसको हम समझ लेंगे तो हमें ये तीनों और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ होती है, अग्नि बीमा में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मरीन इंश्योरेंस की बात की करें तो तीन चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पर, शिप, कार्गो और फ्रेट, इन तीनों चीज़ का ही हम बीमा करते हैं वहाँ पर। अब अगर एलिमेंट की बात की जाए, तत्व की बात की जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस हैज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आपने देखा वहाँ पर समय पूरा होने के बाद भी पैसा मिलता है, जीवन अगर आकस्मिक चला जाता है तो भी पैसा मिलता है। दैट्स मीन्स वहाँ आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। पर जो फायर इंश्योरेंस होती है उसमें सिर्फ प्रोटेक्शन होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सेम बात मैरीन इंश्योरेंस के अंदर भी होती है, सिर्फ प्रोटेक्शन ही उसमें होती है, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर भी नहीं होती। तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कहीं पर हमें जो है इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग द पॉलिसी। जब पॉलिसी ली जा रही है उस समय मेरा उस पॉलिसी में हित होना चाहिए, बट नीड नॉट टू बी नेसेसरी एट द टाइम ऑफ व्हेन द क्लेम फॉल ड्यू। जब मेरा क्लेम मुझे मिले, मतलब कि जब मेरी पॉलिसी पूरी हो जाए या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस समय मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट में है या नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब ले रहा हूँ जब मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग द पॉलिसी, जब ले रहे हैं पॉलिसी जब भी होना चाहिए, एज वेल एज जब क्लेम बनता है जब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो ये बताता है कि अगर कंपनी खरीद रही है जब भी होगा और जब उसको क्लेम को लेगी जब भी होगा। मरीन इंश्योरेंस की बात की जाए, समुद्री बीमा की, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। तो ये यहाँ पर कब होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट? जब मुझे नुकसान हो रहा है या क्लेम मेरा बन रहा है। ठीक है, तो जीवन बीमा में क्या होता है, जब पॉलिसी ली जाती है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जब पॉलिसी मैच्योर होती है उस समय हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो दोनों समय ज़रूरी है, जब ली जा रही है जब भी, जब क्लेम स्टैब्लिश हो रहा है जब भी, और मरीन इंश्योरेंस की बात की जाए तो जब क्लेम स्टैब्लिश हो रहा है जब होना चाहिए। ड्यूरेशन, अवधि, तो आप देखोगे यहाँ की जो रेंज है वो 5 से 30 साल के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जो पीरियोडिकल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती हैं कभी कभी होल लाइफ के लिए भी हो जाती है, तो मिनिमम 5 के लिए कम से कम, और उसके बाद मैक्सिमम की कोई लिमिट सेट नहीं है, इसका मतलब होल लाइफ तक जा सकती है। फायर इंश्योरेंस यूजुअली 1 साल का होता है, कई जगह पर 2 साल का हो जाता है, बस होता इतना ही है। मैरीन इंश्योरेंस भी होता है फॉर 1 और पीरियड ऑफ वॉयज और मिक्स्ड। ठीक है, तो या तो 1 साल के लिए होगा या उस समय के लिए जब तक वो माल अपने निश्चित स्थान पर पहुंच ना जाए जब तक, तो एक अवधि के लिए हो सकता है या एक पॉलिसी को, मतलब पॉलिसी यात्रा जो भी है उसको पूरा होने तक हो सकता है। 3 पॉइंट और देखते हैं, इंडेमिनिटी देखते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी जगह पर ये प्रिंसिपल आपको एप्लीकेबल मिलेगा दोनों ही केसेस में।
लॉस की मेजरमेंट कैसे की जाती है, हानि की अवधारणा को। तो लॉस जो है लाइफ इंश्योरेंस में तो मेजरेबल नहीं है, जीवन का हम कोई भी हानि को पता नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो कितना पैसा कमाता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लॉस को मेज़र नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों में लॉस मेजरेबल है। कॉन्टीजेंटी ऑफ रिस्क, जोखिम की आकस्मिकता, तो आप पाओगे कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, यहाँ पता है क्योंकि या तो वो मृत्यु हो ही गई और नहीं तो भाई 15 साल 20 साल टाइम फिक्स है, तो उसके बाद तो क्लेम मिलना ही मिलना है। तो यहाँ वो सर्टेन है, बाकी जगह पर आप पाओगे कि वो अनसर्टेन है, उसका पता हमें नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही जगह पर वो अनसर्टेन है, इसको आपको समझना है, निश्चित नहीं होता। अब जो और बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस बचे, जो हमने कहा था विभिन्न प्रकार के, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, जो मेडिकल बीमारी का इलाज कराने में जो पैसे लगते हैं इतने ज़्यादा, उसको बचाने के लिए उतना पैसा ना लगे, हम हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आजकल ये पॉलिसी हम खरीदते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर, जो कंपनी है, और इंडिविजुअल या ग्रुप, in which the insurer agree to provide a special health insurance at an agreed upon price, जो हम दोनों के बीच में पूर्व निर्धारित मूल्य है, उस पर हम क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे 5 लाख का अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है और 1 साल की ये पॉलिसी है, तो 1 साल के बीच में जब भी मैं कभी एडमिट हूँ और मेरा बिल अगर 5 लाख या उससे कम है, तो मुझे फुल्ली रीएम्बर्स वो हो जाता है। तो ये कहलाता है हेल्थ इंश्योरेंस। कभी कभी फुल्ली इंश्योरेंस नहीं मिलता, कुछ कट कर मिलता है, तो वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड सिचुएशंस के ऊपर। फिर आता है मोटर व्हीकल, जो हम नॉर्मली सामान्यतः जानते हैं। तो इन मोटर व्हीकल द ओनर लाइबिलिटी to compensate people who were killed or insured through the negligence of the motorist or driver is passed on to the insurance company। समझे मतलब कि आप जो मोटर व्हीकल एक्ट हमें ये कहता है कि हमें कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये कहता है कि अगर हमारी ड्राइविंग की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो जो उस व्यक्ति को जो भी पेमेंट करनी है वो किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जिसने मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आता है कैटल, मवेशी जानवरों का इंश्योरेंस। ये भी एक टाइप है, आज के समय में बहुत प्रचलित टाइप है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैटल इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट whereby a sum of money is secured to the assured in the event of death of a animal like bulls, buffalo, cow और हिफ्सर, जिसको हम बैल कहते हैं। तो बछड़े, हिंदी में इसको बछड़ा भी कहते हैं, गाय के बच्चे को। तो अगर इनमें से कोई भी जानवर, जो कैटल इंश्योरेंस जो है जानवरों के लिए है, तो जानवरों के जीवन को, जानवरों से प्रोडक्शन आजकल होता है बहुत सारी चीज़ें, तो उससे मैं अपने आप को फाइनेंशियली कवर करने के लिए आजकल कैटल इंश्योरेंस भी कराता हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा क्रॉप इंश्योरेंस, जिसको हम फसल बीमा कहते हैं। तो ये फार्मर्स लेते हैं, इवन सरकार भी दे रही है। इसमें यही होता है कि आपकी पूरी क्रॉप का इंश्योरेंस किया जाता है, बीज से लेके और जहाँ तक आपने पैसे लगाए हैं उसका सबका, और ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उस केसेस में जब आपकी क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है, नहीं पैदा हो पाती। कारण कुछ भी हो सकता है, ड्राफ्ट हो, फ्लड हो, मतलब कि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, कैसी भी कोई कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को आपके बीमे में लिखा हुआ है तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप अपने मॉनेटरी बेनिफिट को फ़ायदा उठा सकते हो अगर आपका
प्रॉक्सिमेट कॉज वही है जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। नेक्स्ट चले तो स्पोर्ट्स इंश्योरेंस है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कॉम्प्रीहेंसिव कवर देती है अवेलेबल टू एमेच्योर स्पोर्ट्समैन, जो पेशेवर स्पोर्ट्समैन नहीं है उनको, कवरिंग देयर स्पोर्टिंग इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल इफेक्ट, लीगल कोई लाइबिलिटी हो, और पर्सनल एक्सीडेंटल रिस्क। इन सब चीज़ों को हम स्पोर्ट्स इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर करते हैं। पर ये होता किन के लिए? एमेच्योर स्पोर्ट्समैन के लिए जो पेशेवर खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन शिक्षा योजना। तो पता चल रहा है शिक्षा से संबंधित है। तो पॉलिसी ऑफर्ड बाय द सेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ये पॉलिसी दी थी फॉर द एजुकेशन ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके उनके माता पिता द्वारा, इसके लिए अमर्त्य सेन शिक्षा योजना वाली पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जारी की थी, जिससे बच्चे की पढ़ाई बिना किसी बाधा के चलती रहे। नेक्स्ट है राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। द पॉलिसी हैज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फैमिली members of insured women in case of their death, disablement arising out due to all kind of accident or death or disablement, और किसी से भी और दूसरे कारण जो हो सकते हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर महिला कल्याण के लिए इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया है, उनके लिए दिया जाता है। इनमें से कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए, ठीक है, कारण कोई भी हो सकता है, तो उस समय ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस का पैसा या लॉस का पैसा एज एन एग्रीड टर्म दिया जाता है। अब ये कुछ हमारे देश में गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। ये शायद अभी इतना पेपर में ना पूछ की जाए, पर मुझे लगता है आपको बताना चाहिए था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अटल पेंशन योजना है। 18 से 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति है तो वो इस पॉलिसी को ले सकता है, और जब वो 60 साल का पूरा हो जाएगा तो अगर पेंशन लेना चाहता है तो उसको पेंशन मिल जाएगी, जो भी पैसा उसने जमा किया है उस पर, और या जो क्या कहते हैं सरकार ने डिसाइड किया है। सरकार ने 2 रेट इस समय डिसाइड किए हुए हैं पेंशन के। ये पेंशन पॉलिसी है एक तरीके से। तो एक जगह 1000 है और एक जगह 5000 है। अभी सिर्फ ये 2 ही रेट डिसाइडेड है। भविष्य का 1 मिनट 10,000 हो गया ये। तो या तो 1000 है या 5000 है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की पॉलिसी लेते हो, उसके अकॉर्डिंगली ही इसका मंथली प्रीमियम निकलता है, जो हमें एज एन इंश्योर्ड पे करना पड़ता है। दूसरी आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दिस स्कीम ऑफर एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर ऑफ ₹2 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ ₹12 पर ईयर। तो 12 रुपये पर साल के बेस पर आपको ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिल रही है, जिसमें आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर अपलोड करना नहीं होता। तो एनी इंडिविजुअल होल्डिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम। ये बैंक ही इनको करता है, बैंक के थ्रू ही यहाँ पर आप इस पॉलिसी का या इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। जब आपके पास पैसा हो, जब आप जमा करा सकते हो, और जब आपके पास नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी इसी तरीके की योजना है, सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू ही, ठीक है। यहाँ भी आपको 2 लाख का रिस्क कवर है टू द डिपेंडेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ एट ए प्रीमियम ऑफ 330 पर ईयर। यहाँ वहाँ 12 रुपये पर था ये बीमा, यहाँ पर ये 330 रुपये पर ये बीमा आपको दिया जा रहा है। और अगर डेथ होती है आपकी 18 से 70 साल के अगर आप हो और आपका सेविंग अकाउंट हो, तो आप ये
योजना के अंतर्गत अकाउंट मतलब कि ये बीमा, जीवन ज्योति बीमा ले सकते हैं। तो ये थी आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, तो ये सारी होती हैं जिनको हम हिंदी वर्जन में इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो अब यहीं पर हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के साथ फिर दोबारा आपके सामने होंगे, क्योंकि आगे के दो जो टॉपिक थे वो इस साल डिलीटेड हैं, तो इसलिए अब सीधा यूनिट 5 पे चलेंगे। थैंक यू। अभिषेक, मेरा फोन दे के जा।